तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने थायराइड ग्रंथि और इसकी संरचना का विस्तार से वर्णन किया था, उस पर एक विस्तृत चर्चा की थी। अपने आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि के अतिश्रावण और अल्पश्रावण से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन यानी क्या बोलते हैं इसको, थायरॉक्सिन। ठीक है, इस हार्मोन हमने बताया कि हार्मोन क्या करता है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं को बूस्ट करता है। ठीक है, इसके कारण शरीर में हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की खपत बढ़ जाती है। माइटोकांड्रिया की संख्या बढ़ने के कारण एटीपी निर्माण की दर बढ़ जाती है ना। अनेक अभिक्रियाएं जैसे हमारे आहार नाल में भोजन का अवशोषण तेजी से होने लगता है, लीवर से तेजी से ग्लूकोज को कंज्यूम करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगती है, कैरोटीन से जो है विटामिन ए का संश्लेषण करने लगती है ना। तो इस तरह से जो थायरॉक्सिन होता है यानी थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में इस तरह से शरीर को गति देने का काम करता है। इसके कारण हृदय स्पंदन की दर, हृदय स्पंदन बढ़ जाता है और बहुत से और कई मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं बूस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जिसके कारण ही हमारा सामान्य जीवन संभव हो पाता है। तो अगर इस हार्मोन के मेल फंक्शन हो जाए, यानी इसका कम श्रावण हो या अतिश्रावण हो, तो इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पे दिखाई देंगे। जहां कम श्रावण होगा वहां हमारी बीएमआर घट जाएगी, एटीपी निर्माण की दर घट जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण घट जाएगा ना, जिसके फलस्वरूप हमारा वृद्धि विकास रुक जाएगा ना। कई जहां कम होगा तो क्या हो गया, शरीर फूल जाएगा। जब भाई एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, कोशिकाओं में संचित भोजन है, तो क्या होगा, शरीर पफिंग करेगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हाइपर सिक्रीशन होगा, इसके उल्टा होगा, एटीपी निर्माण की दर बढ़ जाएगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा एटीपी बनने के कारण उस शरीर गर्म होना शुरू हो जाएगा ना, कन्वल्सन शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, घबराहट महसूस होने लगेगी ना। इस तरह की स्थितियां, हृदय की जो गति है वो बढ़ जाएगी, ये सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो आइए अब देखते हैं कि इस थायरॉक्सिन के अल्पश्रावण और अतिश्रावण के क्या प्रभाव होते हैं शरीर पर। तो जहां तक अल्पश्रावण का संबंध है, यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, अगर इस थायरॉक्सिन का हाइपोसिक्रीशन हो तो क्या होगा, तो इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। नंबर 1, क्रेटिनिज्म, एटॉपिक कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से समझेंगे। दूसरा, मिक्सीडीमा, MYXIODEMA, जहां ओडीमा शब्द यूज हो, समझ लो श्लेष्म बॉडी में कहीं ना कहीं श्लेष्म जमा हो रहा है, यानी बॉडी कहीं पफिंग हो रही है। ठीक है। तीसरा है सिंपल ग्वाइटर, सामान्य घेंघा, ग्वाइटर। और चौथा है हाशीमाटोज डिजीज, हाशीमाटो का रोग, हाशीमाटोज डिजीज। तो थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रीशन यानी अल्पश्रावण से 4 प्रकार की बीमारियां हो सकती है हमारे शरीर में। पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा है मिक्सीडीमा, तीसरा है सिंपल ग्वाइटर और चौथा है हाशीमाटो का रोग। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं। क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म तब उत्पन्न होता है जब ये बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए, यानी बाल्यावस्था में यदि थायरॉक्सिन का अल्पश्रावण
होने लगे, यानी थायरॉक्सिन का अल्प स्रावन शुरू हो जाए बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से ही, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसमें माइटोकांड्रिया की संख्या कम होने के कारण भोजन का ऑक्सीडेटिव रिडक्शन, यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कम हो जाता है। ठीक है, अल्प श्रवण के कारण प्रोटीन निर्माण की दर कम हो जाती है। ठीक है, मांसपेशियों और हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं अवरुद्ध होने के कारण और जो कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ है उनका विखंडन ना होने के कारण उस स्किन जो है फूल आती है, बच्चे की तोंद निकल आती है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और जननांगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मानव होते हुए क्या होता है, जड़ मानव होता है। जड़ मानवता, इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है, को हिंदी में क्या कहते हैं, जड़ मानवता कहते हैं। यानी इंसान होने के बाद भी वो जड़ हो जाता है, इंसान नहीं रह जाता है। ठीक है, कि बाल्यकाल में और शरीर क्या हो जाता है, बौना रह जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से प्रोटीन निर्माण की दर अवरुद्ध हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन की दर, जब ऊर्जा कम बनेगी तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियों और शरीर का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जो गोनैड्स हैं उसका भी विकास नहीं होता है, यानी मानव होते हुए जड़ हो जाता है और शरीर बौना हो जाता है। ऐसे बौनों को क्रिटिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिटिन्स, और इस रोग को क्रिटिनिज्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। इसके विपरीत अगर एक युवावस्था में, जैसे अभी प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो बाल्यकाल में हुआ तो बाकी विभाजन ही हमारी, उसकी लंबाई कम हो गई ना, शरीर बेडौल हो गया, वृद्धि विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर फूल जाता है, और त्वचा के नीचे श्लेष्म जमा हो जाने के कारण, जो शरीर फूला हुआ है, पेट फूल आया है, उसमें जगह जगह शरीर के नीचे श्लेष्म जमा हो जाने के कारण शरीर भद्दा और फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मिक्सीडीमा या मिक्सीओडिमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिक्सीडीमा तब होता है प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में, जब थायरॉक्सिन का अल्प स्रावन हो। इसके कारण शरीर फूल जाता है नीचे श्लेष्म जमा होने के कारण त्वचा के नीचे, और भद्दा दिखाई देता है, जिसे मिक्सीडीमा कहा जाता है। इसमें भी वही लक्षण होते हैं जो क्रिटिनिज्म में थे। बीएमआर रेट घट जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाती है, प्रोटीन उत्पादन घट जाता है, माइटोकांड्रिया पर्याप्त मात्रा में एटीपी नहीं निर्माण कर पाता है, थकावट, थकान, कमजोरी ना, और जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। युवावस्था में ही व्यक्ति बूढ़ा दिखने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, उसके बाल जो है पकने लगते हैं। ये तमाम समस्याएं मिक्सीडीमा के पेशेंट में हो जाती हैं। अब इसके बाद तीसरा जो रोग है उसको घेंघा कहा जाता है। ठीक है, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है, ये सामान्य घेंघा इसको कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरॉक्सिन का उत्पादन प्रभावित होता है, यानी थायरॉक्सिन का उत्पादन घट जाता है। ठीक है, इस थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार थायराइड ग्रंथि को सिग्नल देती है कि थायरॉक्सिन क्यों कम निकाल रहे हो भाई ना, शरीर की मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन निकालो। तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति है उस पर बार बार प्रेशर करे तो एक बार तो गलत कदम उठाएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ऐसे थायरॉक्सिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के टीएसएच के दबाव में आकर के अपनी संख्या बढ़ाने लगती है, अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने लगती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, थायरॉक्सिन उत्पादन कर दे। भोजन में आयोडीन है ना, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आयोडीन ब्लड से कैच करने के लिए क्या करेगी, अपनी कोशिका की संख्या बढ़ाने लगती है, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, और गले में हमारा पूरा गला उसके कारण फूल जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि ऐसा क्यों करती है, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन कैप्चर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन ग्रहण करने के लिए ब्लड से वो क्या करती है, अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ा लेती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण यही थायराइड क्या होती है, घेंघे का रूप ले लेती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सामान्य रूप से घेंघा रोग कहा जाता है। किसी जमाने में इसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, 3500 साल पहले से ऐसा ज्ञात है इसके बारे में। रोग बहुत पुराना है, जो दृष्टांत मिलते हैं 3500 साल पहले के मिलते हैं।
और पहले लोग इसको सुंदरता का प्रतीक में, पता नहीं कैसे मानते थे सुंदरता का प्रतीक लोग, समय की बात है, लेकिन अब तो इसको कोई ऐसे लोगों को सुंदर कोई कैसे कह सकता है ना, गला फूला हुआ है, सारी चीजें हैं। तो इस तरह से वर्तमान में क्या है, इसे बीमारी माना जाता है, और भोजन में आयोडीन की सप्लाई बढ़ा देने से ये रोग धीरे धीरे ठीक हो सकता है। कोशिश हो कि ये रोग उत्पन्न ही ना हो। पहले से अगर भोजन में आयोडीन की कमी नहीं होगी तो थायराइड हमारा पर्याप्त मात्रा में क्या है, थायरॉक्सिन बनाता रहेगा और जगह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो इससे क्रेटिनिज्म जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मिक्सिडीमा उत्पन्न हो सकता है, और अगर बहुत कमी है तो क्या हो जाएगा, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है, गेगा का रूप, थायराइड ग्रंथि अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ा के गेगे का रूप ले लेगी। इसके बाद चौथी कंडीशन है हाशीमाटोज डिजीज, यानी हाशीमाटो का रोग। हाशीमाटो का रोग तब उत्पन्न होता है जब किसी बीमारी के कारण या शल्य चिकित्सा के कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन है बहुत कम मात्रा में निकाल पाती है। यानी हार्मोन की मात्रा इतनी कम होती है कि हमारे शरीर में जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको भी ये ज्ञात नहीं हो पाता कि थायराइड से कोई हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, रिसेप्टर सेल को भी पता नहीं चलता कि थायराइड कोई हार्मोन निकाल रहा है, जिसके कारण हमारा जो डिफेंस सिस्टम है एक्टिव हो जाता है, इसे विदेशी पदार्थ मारने लगता है। जब उन रिसेप्टर सेल को ज्ञान नहीं कि हमारे शरीर का भाग, हमारी ना थायराइड से निकला हुआ हार्मोन बहुत इतनी कम मात्रा हो जाती है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन की तरह बिहेव करने लगता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जब एंटीबॉडीज पर्याप्त संख्या में मात्रा में बन जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी की पूरी थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं, जिसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने से ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, यह एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें थायराइड खुद को ही मार लेती है, आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस थायराइड को ही पूरा नष्ट कर देता है। इसलिए नष्ट करता है, समझता है कोई विदेशी आक्रमणकारी आ गया, कोई पैथोजन आ गया है, और पैथोजन के खिलाफ क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। हमारी उस थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध ही एंटीबॉडी जब बनते हैं तो थायराइड ग्रंथि को एंटीबॉडी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रोग क्या कहलाता है, चिकित्सा विज्ञान में इस रोग को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को हाशीमाटो का रोग, क्योंकि हाशीमाटो जुड़ा हुआ है किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति रहा होगा या कोई साइंटिस्ट रहा होगा, उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हाइपर सिक्रीशन की स्थिति में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन का उत्पादन बढ़ जाए, ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन सिक्रीट हो, जो नॉर्मल मात्रा है उससे काफी ज्यादा मात्रा में अगर थायराइड निकलने लगे, थायरॉक्सिन निकलने लगे, तब क्या प्रभाव होगा। क्योंकि थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है थायरॉक्सिन विशेष करके, ये क्या करता है, हमारी बीएमआर को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो क्या होगा, हमारी बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी कोशिकाएं क्या करेंगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की खपत को बढ़ा देगी, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उनमें से जितनी उत्पन्न होगी उतनी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ऊष्मा, बाकी ऊर्जा किसमें, ऊष्मा में कन्वर्ट होकर शरीर का ताप बढ़ाने लगेगी, जिसके कारण व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट ना, ये सब महसूस होने लगेंगे ना, यानी यही जो क्रियाएं हैं बूस्ट हो जाएंगी और इसके कारण ये समस्याएं आएंगी। तो इसके अलावा तो ये क्या होता है, इस तरह की बीमारी हो जाता है, स्थिति उत्पन्न होती है, और इसके कारण दो प्रकार की स्थितियां और उत्पन्न हो सकती हैं, बीमारी कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं इसको। यह है एक तो एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर, और दूसरा है प्लूमर्स डिजीज, यानी प्लूमर का रोग, प्लूमर्स डिजीज। ठीक है, तो अगर थायराइड ग्रंथि का हाइपर सिक्रीशन यानी थायरॉक्सिन ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो ये दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर, एक तो सामान्य है जहां आपने पढ़ा था हाइपर सिक्रीशन में, यहां हाइपर सिक्रीशन के कारण एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर हो जाए। इसमें क्या होता है,
थायराइड ग्रंथि ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन का उत्पादन करने लगती है, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन, यानी थायरॉक्सिन ज्यादा निकल, तो ज्यादा थायरॉक्सिन बन रहा है, इसके कारण क्या होता है, ज्यादा थायरॉक्सिन उत्पादन करने के लिए टीएसएच बार बार उसको प्रेस कर रहा है कि तुम ऐसा करो, और ज्यादा थायरॉक्सिन उत्पादन करने के लिए अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने लगती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि घिंगे का रूप ले लेती है। और साथ ही साथ हमारी नेत्र गोलक जो आंखें हैं, इनमें नेत्र गोलक जो है उनके नीचे श्लेष्म में जमा होने के कारण व्यक्ति की आंखें बाहर निकल आती है मेढक की तरह, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति घूरता हुआ प्रतीत होता है। बड़ी बड़ी आंखें होती, चूंकि नीचे क्या श्लेष्म में जमा हो गया, तो नेत्र गोलक बाहर की तरह निकल आते हैं और व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे किसी को घूर रहा हो, बड़ी बड़ी आंखें घूरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या हिंदी में नेत्रोसेंसी गलगंड कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रोसेंसी गलगंड या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि अपनी ना कोशिकाओं की संख्या बढ़ा के फूल जाती है, और ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन बनने के कारण इसमें क्या होता है, जो नेत्र गोलक है उसके नीचे श्लेष्म इकट्ठा हो जाता है। जैसे मिक्सिडीलियम में पूरे बॉडी में श्लेष्म इकट्ठा होता था, तो यहाँ नेत्र गोलकों के नीचे श्लेष्म इकट्ठा होने के कारण नेत्र बाहर की तरफ झांकने लगते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है वो व्यक्ति घूर रहा है, जबकि घूर नहीं रहा होता, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या नेत्रोसेंसी गलगंड कहा जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि इसी हाइपर सिक्रीशन के कारण कभी कभी थायराइड ग्रंथि में जो बढ़ गई थायराइड, उसमें जगह जगह गांठें उत्पन्न हो जाती है, यानी गांठें बन जाती है। इन गांठों के बनने को क्या कहा जाता है, प्लूमर का रोग कहा जाता है, प्लूमर डिजीज कहा जाता है, ठीक है। तो थायराइड में गांठों का बनना क्या कहलाता है, प्लूमर डिजीज। तो इस तरह से थायराइड यानी थायराइड के हार्मोन हमारे जीवन को ना हर समय प्रभावित करते हैं, यानी अगर इसमें कम श्रावण हो तब भी ये 4 तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, 4 तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और अति श्रावण हो तो ये 2 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं ना। इसके अलावा सामान्य रूप से व्यक्ति में अगर ज्यादा हो रहा है तो उत्तेजना बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा ना, व्यक्ति हमेशा तनाव की स्थिति में रहेगा, उसका बीएमआर बढ़ा रहेगा, पसीने से हमेशा उसको बार बार पसीना आएगा, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा उत्पादन हो रहा है शरीर ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ गई है, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, इसके कारण भी ये बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में, अपने इस लेक्चर में थायराइड ग्रंथि को पूरी तरह से इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया, और इसमें एक वेल अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूं डेवलप हो गई आपकी। एक जो पूरा टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्रिटिजियम को लेके पूछे जाते हैं, मिक्सिडीमा को लेके, ठीक है, हाशिमोटो को लेके जो डिजीज है इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर को लेके पूछे जाते हैं, ठीक है, या प्लूमर डिजीज को बारे में पूछा जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए वो आपके इसी जो हमने पढ़ा है इसी आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो कि विस्तार से हमने इस पर व्यापक चर्चा की। अब इसी के साथ मेरा व्याख्यान समाप्त होता है, और बस धन्यवाद।